नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। जागरूकता पर केंद्रित हो तो बहुत सारे लोगों को हम रोगों से और उन रोगों को किसी भी प्रकार का साध्य बनने से हम लोग रोक सकते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार के अनेक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ कॉमन मैन को हम दे सकते हैं। आयुष्मान भारत की योजना उसमें से है। आयुष्मान भारत में हम आज भी इस बात को देखते हैं कि गोल्डन कार्ड जितने लोगों के बनने चाहिए उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो लोग बनाते हैं। अक्सर होता क्या है, लोगों को मालूम है कि सब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार व्यवस्था होनी है, इसलिए वो गोल्डन कार्ड नहीं बनाता और ये मान के चलता है कि जब कोई बीमारी आएगी तो हम कार्ड बनाने के लिए आवेदन करेंगे। बीमारी आए ना आए, अगर वह गोल्डन कार्ड बनाता है तो हर साल वो अपने आप ही रिन्यूएबल होता जाएगा और एक व्यक्ति को एक वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का कवर उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका लाभ लेना चाहिए। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाने की आवश्यकता है कि कार्ड बनाने में कोई दिक्कत थोड़े है। अगर वो पैसा खर्च होता भी है तो अगली बार तो फिर अगले साल फिर उसी कार्ड का रिन्यूअल करवा करके वह फिर से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, जो मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपने शपथ ली है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप जब अपने क्लिनिकल वर्क में हॉस्पिटल में जाते हैं कार्य सीखने के लिए, उससे पहले आपका एक शपथ ग्रहण होता है। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आप जुड़ती हैं। उस समय आपने अपने इस पेशे के प्रति जो शपथ ली है, मरीज के प्रति, उसके परिजनों के प्रति, अपने इस पेशे को स्वस्थ और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाने के प्रति अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद स्वयं ही आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आप इसी सेवा को ध्यान में रख करके ही आपको हर व्यक्ति हॉस्पिटल में सिस्टर के रूप में संबोधित करके एक बहुत बड़ा सम्मान भी देता है।
उस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके दिन पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने को तैयार करें। शासकीय सेवा एक औपचारिकता नहीं हो सकती, एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें जुड़ना होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर कदम बढ़ा रहा है। अभी भी हमारे पास जितनी बड़ी आबादी है, उतनी बड़ी आबादी और जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक अलग कैडर भी गठित कर दिया है और कैडर गठित होने के बाद नियुक्ति का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास करता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बार इस प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, शेष को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को वह हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आज तकनीक का समय है। प्रदेश के अंदर दूर दराज के जिन क्षेत्रों में जहां पर आज भी चिकित्सक पहुंचाने में दिक्कत है, हमें वहां पर टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पे स्टाफ नर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, अगर इनका प्रशिक्षण हो जाए और हायर सेंटर के साथ जोड़ करके वहां पर टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के साथ हम उन्हें जोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी को, जो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कि जहां बीमार वहीं उपचार, अगर उस व्यक्ति को उसके गांव में ही बीमारी के प्रथम स्टेज में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ सकें और वहीं पे उपचार की सुविधा उसे प्राप्त हो जाए, वहीं दवा मिल जाए, तो वह बीमारी बढ़ने से रुक सकती है। बहुत सारे लोगों को हम स्थानीय स्तर पर ही उपचार का लाभ दे सकते हैं और अगर स्थानीय स्तर पर बीमारियों का उपचार होने लग जाएगा तो जो हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर गंभीर रोगी ही आएंगे। अक्सर होता क्या है, हम केजीएमयू में देखते हैं 8,000 से 10,000 पेशेंट आता है, एससीपीजीआई 8 से 10,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है, आरएमएल में 4 से 5,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है। अन्य मेडिकल कॉलेजेस में जहां भी हम जाते हैं, मैं पूछता हूं लोगों से भी ओपीडी कितनी है आपकी, पता लगता 5,000, 6,000, 7,000 तक। स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था देना, जिससे ये भीड़, बहुत बार होता क्या है, हॉस्पिटल में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर भी घबराता है उससे, ये भीड़, इतनी भीड़ है, उस भीड़ से अगर हर स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होते हुए, सामान्य बीमारी है, गांव में उपचार हो सकता है, पीएचसी स्तर पर उपचार हो सकता है, सीएचसी स्तर पर हम उपचार की सुविधा दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर दे सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हमें उस दिशा में और भी प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की, आज उसके परिणाम भी सबके सामने हैं। अभी एनजीटी ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के आज से 6 महीने पहले एक नोटिस जारी की थी, तो हम लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ उनसे कहा कि भाई अच्छा होगा उत्तर प्रदेश के बाहर की किसी संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, वो देखें तो यूपी के इस मॉडल को। और जो आपके पास झूठी कंप्लेंट पड़ी है कि इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही, थोड़ा इसकी भी जांच हो जाए। उन्होंने बेंगलोर की एक संस्था को इसके साथ जोड़ा। संस्था ने रिपोर्ट जब अपनी दी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के 38 जनपदों में
2017 के पहले हजारों मौतें होती थी और 2017 के बाद क्रमिक रूप से इसे नियंत्रित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। यानी अपने आप में मॉडल है। एनजीटी से जुड़े हुए पदाधिकारी जब मिले तो उन्होंने कहा साहब ये तो हम एक मॉडल था, इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर पाए। हमने कहा हम तो बोलते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो कंप्लेंट करने वाला है उसका क्या कर रहे हैं आप। ये झूठी कंप्लेंट जो लोग करते हैं इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक मॉडल है। कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से कार्य किया है प्रदेश के चिकित्सकों ने, पैरामेडिक्स ने, एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर ने, यह अपने आप में एक मॉडल है। हमें अपनी अच्छी चीजों को हाईलाइट करना होगा और साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य उन चुनौतियों को, 25 करोड़ की आबादी को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना होगा। आज राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत शीघ्र प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से हमें मैन पावर की भी आवश्यकता पड़ेगी, पैरामेडिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी हर एक स्तर पर। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा था यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी थे और जेएनएम भी जिन्होंने पास किया है, वे लोग भी स्टाफ नर्स के रूप में उनका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ है। एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसको यहीं पे नहीं थमने देना। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई को वहीं पे रोके ना। उनका प्रयास होना चाहिए कि बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करें, एमएससी नर्सिंग के बाद फिर वे पीएचडी करें। आपको ये जो ड्यूटी मिल रही है, इस ड्यूटी के दौरान भी आप अपने डाटा तैयार कराइए। पेशेंट की पीएचडी के माध्यम से देखें उपचार के लिए किस प्रकार से आप उसमें सहायक हो रही हैं। डॉक्टर के मार्गदर्शन में, विशेषज्ञ चिकित्सक के मार्गदर्शन में कैसे आप कार्य कर रही हैं। और फिर आपका यह कार्य आपको बड़ा उपयोगी साबित होगा आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। हम एक व्यवस्था देंगे, जो लोग सेवा में हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की दिशा में भी उनको भी डिग्री की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उनके आगे के प्रमोशन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आप जहां हैं वहीं तक सीमित मत रहिए अपने आप को, उस दिशा में भी, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर फैकल्टी की आवश्यकता पड़ेगी। जितने नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं उन सभी में, और केवल यहीं पे नहीं, मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़ी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ नर्स की भूमिका उसके बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली है। और उस भूमिका के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए अभी से अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ आप अगर अपने पेशे से जुड़े हुए कार्य को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाती हैं तो आपके स्वयं के विकास में सहायक होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभरेगा। शासकीय सेवा में आप आए हैं तो शासकीय सेवा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, और अगर इसकी विश्वसनीयता पर संकट आएगा तो स्वाभाविक रूप से वह आने वाले समय में इस पूरे पेशे के ऊपर ही संकट खड़ा होगा। क्योंकि जब भी संकट आया है, आपने देखा होगा, हम लोग तो रिस्क लेकर के फिर से नर्सिंग कॉलेजेस बना रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटे। इस दौरान वो संबोधित कर रहे हैं और कैसे व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं इसका मूल मंत्र दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।